विषय में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। विद्यार्थियों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम ढूंढते हैं। मतलब हम अपने विचारों को किसी माध्यम के द्वारा ही एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुँचा सकते हैं। इवन मनुष्य ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी या अन्य जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वे भी अपने विचारों को किसी न किसी माध्यम से एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिनको जिस माध्यम से इन विचारों को एक जगह से दूसरे जगह तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक, अब प्राणियों में पशु पक्षी भी आएंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे, वो हर अपनी बातों को वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही हर प्राणी को अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसी को हम भाषा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारे मनोभावों का व्यवस्थित रूप ही भाषा कहलाता है। हमारे मनोभावों के व्यवस्थित रूप को हम भाषा कहेंगे। जैसे भाषा जो है, कई बार हम संकेतों के माध्यम से भाषा को जानते हैं। हम अगर सड़क पर जा रहे हों तो हम सड़क के अगल बगल में देखते हैं कि कई जगह बिस्तर का चित्र बना हुआ होता है। हम समझ लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर अस्पताल है। उसी प्रकार से कई बार बच्चे बैग लेके चल रहे हैं, ऐसा वहाँ पर निशान बना हुआ होता है, हमें समझ में आ जाता है कि आगे यहाँ पे स्कूल है। या हम कई बार देखते हैं कि तीर का निशान बना हुआ होता है और वहाँ पर सावधान लिखा हुआ होता है, उससे हम समझ जाते हैं कि आगे मोड़ आने वाला है। तो ये जो भाषाएं हैं वो सांकेतिक भाषाएं हैं, परंतु इन सांकेतिक भाषाओं की कोई लिपि नहीं है। ये सांकेतिक भाषाएं व्याकरणबद्ध नहीं है, तो इन्हें हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा जो है हमारे मन के भावों और विचारों को भली भांति व्यक्त करने की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं को हम व्यवस्थित रूप से व्याकरणबद्ध तरीके से जब व्यक्त करते हैं तभी उसे हम भाषा का शुद्ध रूप मान सकते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से भाषा शब्द संस्कृत की भाष से बना हुआ है। संस्कृत भाषा की भाष से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। भाष का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। इसलिए जब हम मुंह के द्वारा बोलकर किसी ध्वनि या संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तभी हम उसे भाषा, भाषण या फिर बोलना कहेंगे। जब हम मुख के द्वारा व्याकरण और ध्वनियों के द्वारा अपने विचारों को जब हम व्यक्त करते हैं, तभी वह क्या कहलाएगा? भाषा या फिर बोलना कहलाएगा। परंतु मुंह से उत्पन्न वाली जितनी भी ध्वनियां हैं, क्योंकि मुंह से हम अनर्गल ध्वनियां भी उत्पन्न करते हैं, पेड़ पौधे, वो भी जब हवा चलती है तो उसमें से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। या जो पशु पक्षी हैं वो भी अपने मुंह के द्वारा ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। और कई बार हम भी, या हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो भी कुछ भी ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भाषण कर रहे हैं। हमको यह समझना होगा कि भाषा का
अर्थ होता है अपने विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से ध्वनि और व्याकरण के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अर्थात भाषा कहलाने के लिए ध्वनियों का व्यवस्था में बंधा होना अति आवश्यक है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, भाषा कहलाने के लिए ध्वनियों का एक व्यवस्था में बंधा होना अति आवश्यक है। यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि व्यवस्थित ध्वनि का अर्थ होता है कि ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारित होने पर कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द देखी है ना, ये टमाटर है ना। ये जो टमाटर है, जब आप को टमाटर बोला जाता है ना, जब टमाटर कहा जाता है तो आपके आंखों के आगे एक लाल लाल गोल सी आकृति आती है जिसको आप टमाटर के नाम से जानते हैं। या उसी प्रकार से एक और शब्द हम कहें, कमल। जब हम कमल कहेंगे तो हमारे दृष्टिपटल पे एक इस प्रकार से फूल की आकृति हमें दिखाई देती है, जिसे हम कमल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भाषा का अर्थ यही होगा कि ऐसी ध्वनियों का व्यवस्थित स्वरूप जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आगे हम देखेंगे, अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो भाषा जो है भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था को हम भाषा कहते हैं, है ना। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनियों को भाषा कहा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं भाषा के रूप। आगे हम देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। इसमें एक बच्ची है और वो अपने स्कूल में है और उसको आज स्कूल से देर हो रहा है। वो अपने माँ को इस बात को बताना चाह रही है। तो किस प्रकार से बोल रही है देखिएगा। वो फोन जानते हैं आप लोग, फोन
लेती है स्कूल से, अपने मांगती है और बोलती है, अपने घर का नंबर लगाती है, कहती है, हेलो माँ, आज मुझे स्कूल से लौटने में 1 घंटे की देरी होगी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक फिल्म दिखाई जा रही है। ये इसने अपनी माँ को बोला। तो उधर से उसकी माँ ने, जिन्होंने फोन उठाया हुआ था, उन्होंने उसकी बातों को फोन में ही सुना और कहा, ठीक है बेटी, अच्छा किया जो फोन करके बता दिया, नहीं तो मैं परेशान हो गई होती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विचारों को व्यक्त करने के लिए हमने अब तक सोचा था कि एक दूसरे के सामने रहना जरूरी है। हम अपने विचारों को तभी एक दूसरे को बता पाएंगे जब जिसको हमें बोलना है वो व्यक्ति हमारे सामने हो। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अपने विचारों को दूर तक पहुंचाने के लिए हमको व्यक्ति सामने नहीं मिलता है और हमको अपने विचारों को उस तक या अपनी बातों को उस तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे आजकल का सबसे आधुनिक माध्यम है टेलीफोन। यहाँ पर बच्ची ने क्या किया, टेलीफोन के माध्यम से अपनी माता को ये बता दिया कि माँ आज मुझे आने में देर हो जाएगी। अब उसकी माँ ने भी उस चीज़ को सुन लिया और समझ लिया कि हाँ, आज मेरी बच्ची को आने में देर हो जाएगी, और अगर नहीं बताती तो माँ परेशान होती। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भाषा का स्वरूप था, यही भाषा का मौखिक स्वरूप था। इसमें किसी भी प्रकार से लिखा नहीं गया, बल्कि मौखिक रूप से अपने विचारों को, अपनी बात को बड़े ही सरल तरीके से सहजतापूर्वक बच्ची ने अपनी माँ तक पहुँचा दी। वैसे ही हम भी करते हैं। कई बार हम कहीं जाते हैं, मान लो माँ ने आलू लेने भेजा, अब हम वहाँ पे जब दुकान में पहुँचते हैं तो हमको ये भूल जाते हैं कि कितना आलू लेने बोला था। तो अगर फ़ोन है तो हम क्या करते हैं, फ़ोन नंबर घर का डायल करते हैं और फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कितना आलू लाना है। तो यहाँ पे हमको फिर से माँ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बोलकर अपनी बात को दूर से ही पूछ सकते हैं, या सामने जाके भी पूछेंगे तो भी हमको मुंह से हम बोल करके पूछ सकते हैं। हमको किसी भी प्रकार से कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है या लिखित प्रमाण की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि कितना आलू लाना है। हम बोलेंगे तब भी हमारी माँ सुन लेती है। हमारे घर में पालतू पशु होते हैं, हम रखते हैं, तोता होता है, मैना है ना, गाय रखते हैं हम, कुत्ता, सबसे ज़्यादा कुत्ता पालते हैं अपन। तो वहाँ पर देखना हम उसको भी बुलाते हैं, तो उसको हम लिख कर नहीं बुलाते, बोल कर बुलाते हैं। अपने कुत्ते को बोलते हैं, जो भी टॉमी, शेरू, जो भी नाम हम रखे रहते हैं, बोलते हैं टॉमी कम, तो वो हमारी बातों को समझकर हमारे पास आ जाता है। या हम उसको बोलते हैं गो सिट डाउन, तो वो चला जाता है और बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जो विचारों की अभिव्यक्ति है, जो मौखिक रूप से हो रही है, उसको हम कहेंगे मौखिक भाषा। दूसरे प्रकार की भाषा है, भाषा का जो दूसरा रूप है वह है लिखित भाषा। लिखित भाषा में किसी भी बात को जब हम दूसरे व्यक्ति तक लिखकर पहुंचाते हैं, लिखकर जब हम किन्हीं बातों को बताते हैं, जैसे हम परीक्षा दिलाते हैं, परीक्षा दिलाने पे हमको प्रश्न पत्र दिया जाता है, उत्तर पुस्तिका दी जाती है, प्रश्नों को हमसे लिखित में पूछा जाता है हमारे शिक्षक के द्वारा, और उन प्रश्नों को पढ़कर और फिर हम क्या करते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखकर अपने शिक्षक को जवाब देते हैं। पहले समय में, अब तो टेलीफोन आ गया, पहले समय में चिट्ठियाँ होती थी, लोग बहुत दूर दूर होते थे, तो अपने विचारों को वो लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक के माध्यम से पहुंचाया करते। तो इस प्रकार से ये जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में करते हैं, तब हम उसको लिखित भाषा कहते हैं। अब ये लिखित जो अभिव्यक्तियाँ हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के हम गीत, कविता, भाषण, ये सब भी लिखते हैं। तो ये सारी जो होंगी वो भी भाषा की लिखित अभिव्यक्तियाँ हैं, भाषा का लिखित रूप है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कल फिर से इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए नमस्कार।